नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेंड स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल टीजी2 एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस को, इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस को इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि इस मंथ में तो यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा रहे हैं, तो आप भी अपनी तैयारी बरकरार रखें क्योंकि नेक्स्ट मंथ में, दिसंबर के मंथ में यूपीपीसीएल टीजी2 का भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो बिल्कुल तैयारी अपनी जारी रखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर देंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ट्रांजिस्टर एक डैश प्रचालित युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। ट्रांजिस्टर एक डैश प्रचालित युक्ति है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर एक धारा प्रचालित युक्ति है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांजिस्टर में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। तो ट्रांजिस्टर में जो क्षेत्र है, वो जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है वो कलेक्टर होता है। कलेक्टर जो होता है वो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, और सबसे छोटा क्षेत्र की बात करेंगे तो वो बेस होता है। तो ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है, तो वो कलेक्टर हो जाएगा, और अगर सबसे छोटा पूछेगा तो वो बेस हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांजिस्टर में सबसे कम व सबसे अधिक डोपिंग क्रमशः होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। ट्रांजिस्टर में सबसे कम व सबसे अधिक डोपिंग क्रमशः होती है कलेक्टर तथा बेस में। ऑप्शन बी है बेस तथा एमीटर में। सी है एमीटर तथा बेस में, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर में सबसे कम डोपिंग जो है बेस में होती है, और सबसे अधिक डोपिंग एमीटर में होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जब ट्रांजिस्टर का तापमान बढ़ता है तब बेस एमिटर रेजिस्टेंस। तो बताइए बेस एमिटर रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी घटता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता, डी शून्य हो जाता है। तो जो भी आंसर बी दे रहा है वो बिल्कुल राइट है। जब भी तापमान बढ़ेगा तो एमिटर रेजिस्टेंस जो है वो घट जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सी बी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉमन बेस। कॉमन बेस मोड में ट्रांजिस्टर के इनपुट व आउटपुट के बीच फेज अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। कॉमन बेस मोड में ट्रांजिस्टर के इनपुट व आउटपुट के बीच फेज अंतर होता है। तो जो भी ऑप्शन ए दे रहा है वो सही है। तो फेज अंतर जो होता है वो 0 डिग्री का होता है कॉमन बेस मोड में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन से मूल विन्यास परिपथ हैं। ऑप्शन ए है कॉमन कलेक्टर, ऑप्शन बी है कॉमन बेस, सी है कॉमन एमीटर, डी ये सभी। तो मूल विन्यास परिपथ कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो ये सभी मूल विन्यास के परिपथ हैं। कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर। तो ये तीनों के तीनों मूल विन्यास परिपथ हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 7, कॉमन एमिटर अभिविन्यास का पावर गेन होता है। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे। कॉमन एमिटर अभिविन्यास का पावर गेन होता है। तो कॉमन एमिटर अभिविन्यास का पावर गेन जो होता है वो 40 dB होता है, डेसिबल, 40 डेसिबल होता है। लेकिन अब हमें ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन जो है 40 डेसिबल के आसपास का है। तो 37 जो है वो 40 डेसिबल के आसपास का है, तो हम 47 को करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 37 डेसिबल को हम करेक्ट कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, कॉमन एमिटर अभिविन्यास का फेज परिवर्तन होता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कॉमन बेस में हमने देखा था फेज का अंतर जो था वो था 0 डिग्री। लेकिन इसमें कॉमन एमिटर अभिविन्यास का फेज परिवर्तन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 180 डिग्री होता है फेज परिवर्तन। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन 9, यदि एक ट्रांजिस्टर के अल्फ़ा का मान 0.995 हो तो उसका बीटा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, बीटा बराबर अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस में अल्फ़ा। अब हमें यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 0.995, तो बस वही हमें करना है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, फिर यहाँ पे पुट कर देना, फिर इसे सॉल्व कर लेना है, तो हमें बीटा की वैल्यू पता चल जाएगा। कुल मिला के हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जब हम इसको पुट करेंगे अपने इसमें फॉर्मूले में, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 199 आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। इसे आप ज़रूर कॉपी पे ट्राई कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ट्रांजिस्टर के एमिटर जंक्शन तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में हो तो ट्रांजिस्टर कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे फ्रेंड्स। यदि ट्रांजिस्टर के एमिटर जंक्शन तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में हो तो ट्रांजिस्टर कार्य करेगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, खुले स्विच के रूप में कार्य करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा समान होती है। तो ऐसा किस में होता है? क्वेश्चन 11 का आंसर करेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली व मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा समान होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ट्रायोड वॉल्व में ऐसा होता है, ट्रायोड वॉल्व में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांजिस्टर बायसिंग की वरीयता प्राप्त विधि डैश है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वोल्टता विभाजित बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग की वरीयता प्राप्त विधि जो है वो वोल्टता विभाजित बायसिंग है। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फीडबैक प्रतिरोध बायसिंग परिपथ में बेस धारा डैश पर निर्भर करती है। फीडबैक प्रतिरोध में बायसिंग परिपथ में बेस धारा डैश पर निर्भर करती है। 13 का आंसर करेंगे।
फीडबैक प्रतिरोध बायसिंग परिपथ में बेस धारा डैश पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी है कलेक्टर, सी है लीकेज धारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। फीडबैक प्रतिरोध बायसिंग में परिपथ में बेस धारा जो है वो कलेक्टर धारा पर निर्भर करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक ट्रांजिस्टर 2N3055 के रूप में नामित है, तो 2N इसमें क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। टर्मिनलों की संख्या 2N जो है वो टर्मिनलों की संख्या को दर्शाता है। ये 20 क्वेश्चंस वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको कमेंट में बताना है कि आपको इस 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस जो है आपको आते थे, कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता थे। तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके ये PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किसी ट्रांजिस्टर में तापमान वृद्धि होने पर कलेक्टर धारा, ऑप्शन ए है कम हो जाती है, बी है बढ़ जाती है, सी नियत रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों कलेक्टर धारा जो है वो बढ़ जाएगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस अनुप्रयोग में ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। किस अनुप्रयोग में ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो बिल्कुल वोल्टेज मल्टीप्लायर में हम ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17। प्रवर्धक में प्रयुक्त कपलिंग संधारित्र डैश को रोकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, ये जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र जो होता है, ये DC को ब्लॉक करता है और अपने से AC को जाने देता है। वैसे ही इंडक्टर जो होता है वो अपने से DC को जाने देता है और AC को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, प्रवर्धक में प्रयुक्त कपलिंग संधारित्र डैश को रोकते हैं। तो संधारित्र जो है वो DC को रोकते हैं और AC को अपने से जाने देते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है संधारित्र डैश को रोकते हैं, तो DC जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। प्रवर्धक की कौन सी श्रेणी में सबसे अधिक विकृति होती है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। तो प्रवर्धक की कौन सी श्रेणी में सबसे अधिक विकृति होती है, डिस्टॉर्शन होती है? एम्पलीफायर की कौन सी क्लास में अधिक डिस्टॉर्शन होती है? तो बिल्कुल दोस्तों श्रेणी सी में बहुत ही अधिक डिस्टॉर्शन होती है, विकृति होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन से प्रवर्धक की दक्षता अधिकतम होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। इनमें से कौन से प्रवर्धक की दक्षता अधिकतम होती है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। श्रेणी सी प्रवर्धक की दक्षता सबसे अधिक होती है, अप्रोक्सीमेट 90% होती है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका 20 में से कितना सही गया है। क्वेश्चन नंबर 20, AF प्रवर्धक में विकृति आउटपुट का संभावित कारण हो सकता है। AF प्रवर्धक में विकृति आउटपुट का संभावित कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। तो जो भी ऑप्शन भी बता रहा वो बिल्कुल सही है। खुला ऑन या ऑफ स्विच, ये इसका संभावित कारण हो सकता है AF प्रवर्धक में विकृति का, डिस्टॉर्शन का। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी फ्यूचर में भी।